तो अभी अभी लास्ट मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि कोलेजन की टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो कोलेजन को हम दो लिहाज से कैटेगराइज कर देते हैं। एक जो कोलेजन की टाइप है वो तो है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिहाज से उसमें दो कैटेगरीज है, हेड ऑन कोलेजन है या ऑब्लिक है। हेड ऑन यानी कि वन डायमेंशनल, ऑब्लिक टू डायमेंशनल हो जाता है। अच्छा, और अगर एनर्जी के लिहाज से क्लासिफाई करें तो उसमें मैंने आपको तीन टाइप्स बताई हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक वो है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और टोटल एनर्जी तीनों कंजर्व रहेंगे। इन इलास्टिक वो है जिसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताया था कि आपके पास सपोज इस तरह से है कि थोड़ी सी एनर्जी हीट की फॉर्म में या साउंड की शक्ल में जाया हो गई है, तो वो जो या कोई डिफॉर्मेशन हो गई है तो उसमें जो एनर्जी आपकी लॉस हो गई है काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो वो कोलेजन इनइलास्टिक है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि दोनों बॉडीज आपस में आके कंबाइन हो जाती हैं, आफ्टर कोलेजन स्टिक टुगेदर हो जाती हैं और दोनों आफ्टर कोलेजन सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं, उसको फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलेजन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इस पेज पे जस्ट क्या है, जस्ट इसमें यहां पर हमने टाइप्स देखी है कोलेजन की। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया है कि कोलेजन क्या है, कोलेजन के डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, और अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलेजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद एक कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे कोलेजन में, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये कोफिशिएंट क्या है? ये कोफिशिएंट असल में ये रेशो है वेलोसिटी ऑफ सप्रेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, कि टकराने से पहले, टकराने के बाद जो सेपरेशन की वेलोसिटी है उसको आपने डिवाइड कर देना है टकराने से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। ठीक है, क्योंकि टकराने से पहले बॉडीज एक दूसरे के करीब आ रही हैं और टकराने के बाद डेफिनेटली वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो टकराने से पहले जो टकराने के बाद जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है उसको आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, इससे भी हमें बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं। इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमें ये पता चल सकता है कि कोलेजन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये पता चल सकता है। तो आपके पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, अगर इस तस्वीर के लिहाज से देखा जाए तो इसका ये फार्मूला बनेगा। ये देखें, टकराने के बाद अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालनी है तो आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी में से पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटीज को माइनस कर दें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा, यानी कि v2 माइनस v1 आ जाएगा। और अगर आपको अप्रोच की वेलोसिटी निकालनी है टकराने से पहले की तो आपको u1 माइनस u2 करेंगे तो फिर आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगी। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर कोलिजन पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन पे डिवाइड करते हैं तो वो जो रेशियो होगी उस रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ, अगर कोलिजन इस तरह का है, सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये दोनों बॉडीज एक, इसमें तो ये ना कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बिफोर कोलिजन। अगर दोनों बिफोर कोलिजन अपोजिट डायरेक्शन में या टुवर्ड ईच अदर मूव कर रहे होते तो फिर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो कैसे आती? फिर आप सिंपली दोनों को सम करते, अप्रोच की वेलोसिटी निकालने का तरीका यह है कि पीछे वाली जो बॉडी है उसमें से आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी को माइनस करें, और सेपरेशन निकालने का तरीका यह है कि जो आगे वाली बॉडी है उसमें से पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी को माइनस करें, तो तब सेपरेशन की वेलोसिटी आती है। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं कि ये तो तब है जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर सपोज ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने के लिए आप दोनों को सिंपली सम करेंगे। और अगर आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो तब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालने के लिए भी दोनों को एक दूसरे को सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये फार्मूला प्लस माइनस जिस तरह अभी फार्मूले में शो हो रहे हैं हमेशा हर बार ऐसे अप्लाई होने, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, टकराने से पहले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने के लिए दोनों को सिंपली सम किया जाएगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप रिलेटिव आफ्टर कोलिजन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन निकालने के लिए भी सम करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर वेलोसिटीज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है जैसे कि अभी आपको शो हो रही है, अगर वेलोसिटीज की डायरेक्शन इन डायरेक्शन से चेंज होती है तो आप साइंस को चेंज करोगे। ठीक है, जैसे सपोज अगर u2 u1 की तरफ हो जाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो u2 में जहां पर आपके पास ये प्लस, आपने यहां पर जहां पर माइनस दिख रहे हैं फिर आप इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें आफ्टर कोलिजन तो दोनों ही प्लस की हो जाएंगी।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होगी। और इसको मैं इसके लिहाज से अब कोलिजन को क्लासिफाई करता हूँ। अगर आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये 1 है, तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है कोलिजन पर इलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ये जीरो हो जाए, तो मतलब ये कि टकराने के बाद वो आपस में सेपरेट हुए ही नहीं है। टकराने के बाद जो बॉडीज हैं वो आपस में सेपरेट हुई नहीं है। और जब टकराने के बाद दोनों कंबाइन हो जाएं, स्टिक टुगेदर हो जाएं, आपस में सेपरेट हो ही ना, तो फिर वो जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ठीक है। तो इस तरह के कोलिजन में आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा अगर ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ बिफोर कोलिजन, और कोलिजन आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है। हाँ, अगर आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है, और 1 से कम है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो आफ्टर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन के इक्वल नहीं है। और कोलिजन इस केस में इनइलास्टिक है, मतलब 1 होगी तो कोलिजन इलास्टिक है, 0 होगी तो कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, और 0 से 1 के दरमियान वैल्यू है तो फिर कोलिजन आपके पास जो होगा वो कोलिजन इनइलास्टिक होगा। और 1 से ग्रेटर अगर हो जाती है तो इसकी वैल्यू, तो फिर कोलिजन होगा ही नहीं, फिर कोलिजन अक्कर ही नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होगी। मैं इसको मजीद अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये बहुत सिंपल सा कोलिजन है, इसको हम एफएससी में फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़ाते हैं। तो इसमें दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी। इनके टकराने के बाद आपको पता है कि जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज के जो फार्मूले बनते हैं, यानी कि V1 और V2 के वो फार्मूले मैं यहाँ डेफिनेटली आपने ड्राइव करवाए होंगे, पढ़ाया होगा इसको, तो वो फार्मूले यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, M1 - M2 वाले फार्मूले, ठीक है। और इसके डिफरेंट केसेस भी आप पढ़ाते हैं हम, कि अगर दोनों के मैसेज इक्वल हों तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं ना। अगर दोनों के मैसेज इक्वल हों तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। जो जिसके पास पहले u1 वेलोसिटी थी, टकराने के बाद उसके पास u2 हो जाएगी, जिसके पास u2 थी उसके पास टकराने के बाद u1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों के मैसेज इक्वल हैं और उनमें से एक रेस्ट में है, तो टकराने के बाद फिर क्या होता है, जो रेस्ट में था वो मूव करना शुरू हो जाता है पहले वाले की वेलोसिटी से, और जो मूव कर रहा था वो टकराने के बाद रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात, ये केस नंबर 3 में हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास पता है कि अगर बहुत ही हैवी मैस हो और रुका हुआ हो, तो लाइट बॉडी जब उससे टकराती है तो तब क्या होता है। अगर बहुत ही लाइट बॉडी हो और वो रुकी हो और हैवी मैस उससे आके टकरा जाए तो फिर क्या होगा। तो ये सिचुएशन जो एफएससी के केसेस हैं ये आप डेफिनेटली वहां से रीड आउट कर लेंगे, और इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्कस करके हम इस पर ज्यादा टाइम लगाएं, ये आपने पढ़ सकते हैं आप। हाँ, अगर इससे कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ लें ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया है, कोलिजन क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है असल में, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, कोलिजन को क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। और उसकी मैंने एनर्जी के लिहाज से और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिहाज से क्लासिफिकेशन की है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की किस वैल्यू पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में हो तो क्या होगा। अच्छा, इसके बाद इलास्टिक कोलिजन है 2 डायमेंशन में। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का कोलिजन है, टकराने से पहले, टकराने के बाद और टकराने से पहले की आप हालत देख सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है, ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ये ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है। तो टकराने के बाद आप देख सकते हैं कि M1 वाले की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। पहले तो ये था ना 1 डायमेंशनल में जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज होती थी, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन में भी चेंज आ गया है। तो इसलिए ये हेड ऑन कोलिजन नहीं रहा, बल्कि ये क्या है, 2 डायमेंशनल कोलिजन। ये जो कोलिजन है ये एक ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है। तो इसमें सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इफ इन ऑब्लिक कोलिजन द पार्टिकल इज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इन सेम प्लेन, देन इट इज द 2 डायमेंशनल कोलिजन। यानी कि प्लेन सेम है और इसलिए 2 डायमेंशनल है। अगर ये प्लेन भी सेम ना रहती तो फिर ये 3 डायमेंशनल की तरफ चला जाता। और इस केस में आपको पता है कि अगर इलास्टिक है तो इसमें हम दोनों लॉज अप्लाई कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं और मोमेंटम का भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अननोन फैक्टर 4 हो गए हैं। पहले तो ये, अगर तो हमारे पास हो ना कोलिजन जो हमने पहले पढ़ा, हेड ऑन कोलिजन जिसे कहते हैं,
लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिहाज से अगर सिर्फ हेड एंड कोलिजन हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो अगर जस्ट हेड एंड कोलिजन ही हो तो उसमें तो फिर हमारे पास टकराने के बाद दो अननोन फैक्टर होते हैं, मतलब टकराने के बाद दो अननोन वेलोसिटीज फाइंड करनी होती हैं बॉडीज की। लेकिन इस केस में चार अननोन फैक्टर्स हैं, दोनों की एक तो वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, और जिस एंगल पे u1 यानी कि m1 डिफ्लेक्ट हुआ है वो एंगल भी फाइंड करना है, जिस एंगल पे m2 डिफ्लेक्ट हुआ है वो भी एंगल फाइंड करना है। तो जब आपके पास चार अननोन क्वांटिटीज हो तो उसके लिए आपके पास चार इक्वेशंस का होना जरूरी है। जब आपके पास चार अननोन क्वांटिटीज हैं फाइंड करने वाली, तो उसके लिए हल करने के लिए चार इक्वेशंस का होना भी जरूरी है। तो इस केस में आपके पास जो इक्वेशन है, एक तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्स एक्सिस के लिए अप्लाई किया तो एक इक्वेशन बन गई, फिर वाई एक्सिस के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया तो दूसरी इक्वेशन बन गई, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से तीसरी बन गई, लेकिन चौथी इक्वेशन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इस केस में आपके पास फोर्थ वाली इक्वेशन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप, आपने फोर्थ इक्वेशन को, आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कोई एक फैक्टर फिक्स कर देंगे। जैसे आपने फिक्स कर दिया कि फाई जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि एक आधा फैक्टर आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही बात यहां पर मैंने आपको बता दी है कि यहां पर अननोन 4 है और इक्वेशंस 3 है, तो इसमें आप टोटल जो चौथा को पैरामीटर है उसको फिर आपको फिक्स करना पड़ेगा किसी एक को। जैसे आपको थीटा को फिक्स कर लेंगे, थीटा 0 डिग्री रहेगा, या फिर आप ये कह लें कि नहीं जी थीटा 90 हो जाएगा, या ये कह लेंगे फाई 0 होगा या फाई 90 होगा। इस तरह से कोई कंडीशन फिक्स करके आप इसको या सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये सॉल्वेबल नहीं होगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, सॉरी 2 डायमेंशन का इलास्टिक कोलिजन। जी कलीम साहब आपने हैंड रेज किया। काइंडली क्वेश्चन पूछे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। सर रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बता दें, रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी है किसी भी चीज की, एक चीज की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से, ठीक है। और इस चीज को आप इस कोलिजन के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं तो उसमें इस तरह से था कि अगर आपको सेपरेशन की वेलोसिटी निकालनी है, अगर आपको सेपरेशन की वेलोसिटी निकालनी है तो जो चीज आगे मूव कर रही है उससे पीछे वाली की वेलोसिटी को माइनस कर दें, ठीक है। अगर आपको अप्रोच की निकालनी है तो जो पीछे वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी में से आगे वाली को माइनस करें, ठीक है, तो अप्रोच की वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो अप्रोच के लिए दोनों की वेलोसिटीज को सिंपली सम करें, और अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो सेपरेशन के लिए दोनों की वेलोसिटीज को सम करें। तो ये मैंने चार इसके सिंपल रूल्स यहां पर बताए थे, चार हिंट्स मतलब बताए थे मैंने इसके। जी और कोई क्वेश्चन पूछने चाह रहे थे वो भी पूछ लें। जी लुकमान भाई, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें माइनस आया हुआ है, तो ये साइन कन्वेंशन मैटर करता है या नहीं इसकी कोई डेफिनेटली रीजन जब है? आप मोमेंटम के कंपोनेंट निकालेंगे ना तो y कंपोनेंट जी जी अगर ये m1 का देखेंगे तो एक का अपवर्ड बनेगा दूसरे का डाउनवर्ड बनेगा, तो वो माइनस होगा फिर इसलिए। और ये वेक्टोरिकली जब हम सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर्स की मदद से तो माइनस साइन लिखना लाजमी है इसमें। इसमें जीरो हम क्यों ले रहे हैं? सेकंड इक्वेशन में, जीरो के जी सर, सेकंड इक्वेशन में आप देखें ना दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन सिर्फ x के लॉन्ग है, y के लॉन्ग दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन है ही नहीं, दोनों की वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन सिर्फ x के लॉन्ग है, y के लॉन्ग तो वेलोसिटीज नहीं है बिफोर कोलिजन, तो इसलिए बिफोर कोलिजन y के लॉन्ग मोमेंटम 0 है। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास यहाँ पर चार अननोन पैरामीटर हैं लेकिन इक्वेशन आपके पास तीन थी, तो आपको कोई चौथा पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा और फिर आप ये सॉल्व करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको कोलिजन, उसके बाद लाइन ऑफ इंपैक्ट, उसके बाद मैंने आपको उसकी टाइप्स, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फिर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन बता दिया। तो अब मैं इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ जा रहा हूँ। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आपके पास दो बॉडीज थी और दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, वेलोसिटीज एक की u1 है एक की u2 है, और आफ्टर कोलिजन v1 और v2 हो गई है, तो आप उस पर जो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्लाई कर सकते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है। और इसके अलावा आपके दूसरी जो इक्वेशन आप इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन से आप अगर इसके फार्मूले बनाएंगे आफ्टर कोलिजन के, तो वेलोसिटीज के ये फार्मूले बनेंगे, लेकिन ये इनइलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये फार्मूले बनेंगे v1 और v2 डैश का। तो इस फार्मूला में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आपको कई जगहों पे यूज करना पड़ेगा।
हाँ, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो परफेक्टली इनइलास्टिक में आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाता है, तो फिर फार्मूले सिंपल हो जाएंगे। m1 u1 v1 जो आएगा वो m1 u1 प्लस m2 u2 और m1 प्लस m2 है। v2 जो है वो m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2 है। इसमें यानी कि v1 और v2 इक्वल हो गए हैं आफ्टर कोलिजन। क्यों इक्वल हो गए हैं? क्योंकि आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक टुगेदर हो गए हैं और दोनों के जुड़ने से उनकी जो भी वेलोसिटी होगी वो कॉमन वेलोसिटी होगी उनकी, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए भी आप रिलेशन मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तब यूज होंगे जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा और वन डायमेंशनल होगा। इसमें आपने जो इक्वेशंस यूज किए हैं, एक आपने यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन उसके साथ आप यूज करके आप वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के फार्मूले बना सकते हैं। हाँ, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक सर को न्यू सिम का भी कहा के तो सर के पास चले जाए, उनको बता दें। काइंडली मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, बस एक कोई कॉल आ गई, गैप आ गया था, ठीक है। कि माइक प्लीज ऑफ कीजिएगा, जिनका माइक ऑन है माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। अच्छा, यहां तक मैंने इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस कर दिया है। अब बात रह गई है सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशनल की। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोलिजन है जिसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी भी लॉस आ रहा है और है भी टू डायमेंशनल कोलिजन, किसी प्लेन में है, मतलब उसमें सेम एक्सिस के ऊपर बॉडीज नहीं रह रही, तो वो टू डायमेंशनल कोलिजन होगा। इसमें भी आपको पता है कि पैरामीटर जो है वो हमारे पास एक से ज्यादा हो जाएंगे। सिर्फ दो अननोन चीजें नहीं होंगी बल्कि अननोन चीजें हमारी 4 हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो इस केस में आपको एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। और आपको इसमें अगर चौथे पॉइंट के ऊपर आप फोकस करें तो इसमें ये बात लिखी हुई है कि बाय मेजरिंग थीटा एंड फाई एक्सपेरिमेंटली वी कैन फाइंड v1 एंड v2 कैन बी फाइंड आउट। तो इसमें आपको फिर जो दो पैरामीटर हैं, यानी कि जो एक इनिशियल एंगल और आफ्टर कोलिजन का जो एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो आपको या तो फिक्स करने होंगे या खुद से सपोज करने होंगे। अगर सपोज नहीं करने तो उन्हें एक्सपेरिमेंटली आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो फिर आप इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, वरना आपके लिए ये सॉल्वेबल नहीं है। तो इसमें भी आपके पास जो इक्वेशन है सॉल्व करने वाली वो सिर्फ एक ही है, लेकिन वो भी इक्वेशन आप इसको तब भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं जब आपको थीटा और फाई का पता होगा। टू डायमेंशनल के जो एंगल्स हैं, जो एंगल जिस एंगल पे डेविएशन हो रही है आफ्टर कोलिजन या बिफोर कोलिजन, जिस एंगल पे आके बॉडी टकरा रही है, आपको उन एंगल्स का पता होना इसमें जरूरी है। तो चाहे वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करें या फिर आपको खुद से फिक्स करने पड़े वो एंगल्स, अगर आप फिक्स कर लें तो आप इसकी इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई बात, जितनी भी मुश्किल बातें पढ़ाई गई हैं, वैसे है तो कुछ मुश्किल बातें होंगी लाजमी, वो आप डेफिनेटली पीडीएफ फाइल में देख लीजिएगा, लेक्चर के वीडियोस में उसे देख लीजिएगा और उसको पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा डिफरेंट बुक से। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें ताकि फिर मैं लेक्चर को वाइंड अप कर दूं। ये जो आपने लेक्चर पढ़ाया है इसमें मटेरियल आप कहाँ से पिक कर रहे हैं? बुक से रिकमेंड कर सकते हैं आप? मटेरियल मैंने डिफरेंट बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है, और उनसे मैं पिक कर रहा हूँ। कुछ मैंने परचेज की हुई हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, ठीक है। तो एक बुक नहीं है, इसमें काफी बुक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। सर अगर हम बस यही पढ़ लें तो ठीक नहीं रहेगा? नहीं, मैंने आपको ये बताया कि कंसेप्ट्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक्स रीड करना लाजमी है। यहाँ पर देखिए मैं क्या, आप मैंने जो यहाँ पढ़ाया है ना बात, ये तकरीबन 1-1.5 चैप्टर की बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। तो क्या मैंने 1-1.5 चैप्टर पूरा पढ़ा दिया? ऐसा नहीं है। आपको बुक्स को डीपली रीड और जरूर करना चाहिए, उनके बॉक्सेस, साइड बॉक्सेस, इंफॉर्मेशन ये रीड करनी चाहिए। असल पर्पस ये है इस तैयारी का कि आपको एक ट्रैक के ऊपर लेके जाया जाए, आपको डेली बेसिस पे काम आपके जिम्मे लगाया जाए। तो जो काम आपके जिम्मे लगाया जा रहा है उसमें बुक रीडिंग भी साथ में शामिल है। बुक रीडिंग ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप उसको 2 घंटों में बैठ के पढ़ सकते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम टाइम लगेगा तो आप बुक को रीड कर लेंगे, ताकि कोई बहुत क्रिटिकल पॉइंट जो ऐसा कहीं बुक में लिखा हो, कोई ऐसा एमसीक्यूज वहां से बनता हो, कोई कंसेप्चुअल बात बनती हो, मिस ना हो जाए। मैं तो कोशिश करता हूं अपनी तरफ से सारी की सारी बातें इंक्लूड करूं, लेकिन आखिर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली डाटा रह भी जाता होगा। 100% कवर करना, 100% एफिशिएंट होना तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये भी रीड करें, वो भी रीड करें, लेकिन ये कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी 2 महीने। मैं एडवांस में बता दूं, जितना कंपटीशन है, अगर आप में से कोई ये बंदा सोच रहा है कि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, वो बहुत ही गलत सोच रहा है। उसको उसकी सोच पूरी नहीं होनी यहाँ पे, ठीक है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अभी ये जो 2-3 महीने रह गए इनमें दिन रात एक करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को, तो आप सक्सेसफुल होंगे, वरना नहीं होंगे। मेरा क्वेश्चन है जी जी कि आपने कहा कि जैसे सेंटर ऑफ मास है वो आउट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। जी जी जैसे हमने रिंग की एग्जांपल ली, रिंग के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे लाई करता है, वहां पे कोई मास नहीं होता। जी जी
बट कोई ऐसी एग्जांपल है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो आउट ऑफ ऑब्जेक्ट हो? ये तो फॉर एग्जांपल जो सेंटर ऑफ मास मान रहा था वो उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में था, हर साइड पे मास लाई कर रहा था। ठीक है, अगर वो आउट सर्कल से भी बाहर आउट मतलब नहीं सेंटर नहीं ऑफ मास ऐसा हो नहीं है। सकता है? देखिए सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये हैवियर साइड के करीब होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बिल्कुल जिस सर। तरह आप बात कर रहे हैं इस तरह तो वो बिल्कुल ऐसी साइड पे चला गया जहां पर मैस नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो हैवियर बिल्कुल सर। साइड के करीब होगा, यानी कि मैसिंग पॉइंट के करीब होगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि एक तो पढ़ लिया था सबसे पहले रिजिड बॉडीज के बारे में, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास को डिस्कस किया, डिफरेंट बॉडीज के बारे में, उसके डिफरेंट रिलेशंस को, और सेंटर ऑफ मास के बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा वो कोलिजन है। इसके अलावा आज के डे में जो मोमेंटम का टॉपिक था, मोमेंटम और इंपल्स का, वो मैं पिछले दिनों में पढ़ा चुका हूँ, तो उसको इसलिए मैंने आज डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो अब मुझे ये बता दें, जो अब मैंने टेस्ट बनाया था, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? टेस्ट एमसीक्यूज ठीक थे, ज्यादा मुश्किल तो नहीं थे अब? जी सर, अच्छे बने हुए थे एमसीक्यूज, चलें मगर ठीक है। थोड़े से ऐसे लग रहा था ज्यादा इजी हो गया हो जैसे। चलें, ये तो होता रहेगा अब, क्योंकि वो है ना, मिसाल आपने सुनी भी होगी। एक आदमी था, वो जी जी अपने सुनिए। बेटे के साथ गधा लेने बेटे चला के गया था, साथ गधे बने। ठीक है। जी जी। तो वापसी में उसे किसी ने कहा, ये देखे दोनों गधे के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने नीचे उतर गए, फिर कहा कि इनको क्या फायदा गधे के लेने का, जब दोनों ने पैदल चलना है। हाँ जी, तो फिर वो वो बिल्कुल दोनों सुनी फिर हुई गधे के है। ऊपर बैठ गए। इस तरह की बातें, मतलब वो कहानी आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, आप मेरी बात समझ गए हैं। तो हर चीज बिल्कुल मतलब बिल्कुल हर बिल्कुल किसी को खुश बिल्कुल करना समझ। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं असल में बात करने का मकसद यही था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ एफिशिएंट काम करूँ, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम फायदा हो। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी लुकमान रह जाती है ना, तो काइंडली उसको इग्नोर कर दिया करें। इंसान है, इंसान में कोई भी सर, चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरे पास मटेरियल है, जितनी मेरे पास चीजें हैं, मैं उसको इंक्लूड करूँ, आपको मैक्सिमम डिलीवरेंस दूं, ठीक है। और जो आप लुकमान मतलब भाई जिस तरह आप बहुत चाहते हैं जबरदस्त कर उस रहे तरह भी हैं आप। करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर कुछ कमी रहती है तो उस पर जी काइंडली कंप्रोमाइज किया करें, ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर बात थैंक यू सुनिएगा, थैंक सर एक मिनट बात सुनिएगा। जी जी बताइए। सर आप जो लिंक सेंड करते हैं ना, वो मतलब मैं जब मोबाइल से डाउनलोड करता हूँ वो वीडियो डाउनलोड नहीं होती। वो आगे मेरी जो दूसरी है ना आईडी, दूसरी की ईमेल की, वो मांगता है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद डाउनलोड नहीं होती, वो कैन नॉट प्ले दिस वीडियो। उसमें कोई इश्यू होगा, आप अपनी जीमेल आईडी को या गूगल ड्राइव बनाएं आप अपनी, ठीक है। गूगल ड्राइव अगर आपके पास होगी तो फिर ही है। सर गूगल ड्राइव है वैसे, चलो मैं सर देखता हूँ, इशू होगा तो फिर। फिर वो इशू गूगल नहीं आना ड्राइव से चाहिए। कनेक्ट नहीं हो काफी सकता। सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, उनकी हो रही है। और मैं तो सबके लिए एक ओपन लिंक ही भेज रहा हूँ फिलहाल। तो मैंने उसमें कोई जी सर, हो रिस्ट्रिक्शन रही ऐसी है। तो देखें। नहीं लगाई। जी सर, मैं देखता हूँ फिर हाँ जी, इसको। चलें ठीक है। ठीक है, थैंक यू ओके थैंक सर, सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज। ओके ओके सर, अल्लाह।